हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मई महीने के बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर। अगले 1 घंटे में लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा और हम इसमें पूरी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लेंगे, वो भी मई महीने की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स को लेकर। ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो बैंक होते हैं वो एक पर्सन को जिसने लोन लिया हुआ है, और अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है या बनने के आसार रहते हैं तो बैंक उसे और ज़्यादा लोन दे देते हैं जिससे वो पुराना लोन चुका सके। इस तरह से वो लोन जो है वो सदाबहार यानी एवरग्रीन बन जाता है। कैसे? मान लीजिए एक पर्सन है, उसने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से। अब ये लोन वो चुका नहीं पा रहा है, ना ब्याज दिया, ना इंटरेस्ट दिया, ना प्रिंसिपल दिया यानी मूलधन दिया। तो ये अब मान लेते हैं इसको कि 80 दिन हो चुके हैं। अब 90 दिन के बाद ये क्या बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि 90 दिन तक अगर आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देते तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक को बनाना पड़ता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हर बैंक चाहता है कि कम से कम हो, तो पीएनबी क्या करेगा? इसको 1 करोड़ का लोन और दे देगा। तो ये क्या करेगा पर्सन? इस लोन से पुराना वाला लोन चुका देगा और ये नया वाला फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रिक कई बार बैंक अपनाते हैं जिसमें एक पर्सन अगर वो लोन टाइम पे नहीं दे पा रहा है तो उसको और लोन दे देते हैं कि नए वाले लोन से पुराना वाला लोन चुका दो। लेकिन इस केस में एवरग्रीन हो जाता है वो लोन, एक तरह से एवरग्रीनिंग बोलते हैं इसे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, आप एक तरह से सिस्टम को चीट करना चाह रहे हो। क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक को लगेगा कि ठीक है इसको नया लोन दे दो, पुराने वाला चुका देगा, लेकिन उसमें फिर ब्याज भी थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति क्या करता है, नए वाला लोन ले लेता है और वो ना ये पुराने वाला चुकाता ना नए वाला चुकाता, तो डबल प्रॉब्लम हो जाती है बैंक को। ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे चिंता जताई है कि बहुत सारे बैंक एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो वर्ड हैं एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था पिछले वीडियो में, ग्रीन वॉशिंग। इस बार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, अभी जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। ठीक है ना? तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? याद आया? ग्रीन वॉशिंग ये होता है, एक कंपनी क्लेम करती है कि उसका जो प्रोडक्ट है या उसकी जो कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है उससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है? आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि हमने ये प्रोडक्ट है एकदम ग्रीन बनाया है। मान लो आप कोई पर्स खरीदने जाते हो, अब वो आपको कहता है दुकानदार ये जो पर्स है पूरा रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। पता चला कि वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बना ही नहीं, वो तो नॉर्मल प्लास्टिक से बना है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं जिससे अच्छी मार्केटिंग हो जाए, क्योंकि आजकल ईएसजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज़ पे। और एनवायरनमेंट के नाम पे सस्ते लोन मिल जाते हैं, चीप लोन मिल जाते हैं, आसानी से लोन मिल जाते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रीन है तो झूठ बोलते हैं तो उसको ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। ग्रीन वॉशिंग मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ये क्लेम करना कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। और ये ग्रीन वॉशिंग क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2023 एग्जाम में आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स ये भी आपसे किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का ऐसा बैंक बताओ जिसमें लोन्स में और डिपॉजिट्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, और ऑब्वियसली परसेंटेज टर्म में बात कर रहे हैं हम, वरना तो फिर एसबीआई हो जाएगा, है ना? आपको पता है सरकारी जो बैंक है उनमें लोन और डिपॉजिट एसबीआई में ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 12 सरकारी जो बैंक है उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसमें लोन परसेंटेज और डिपॉजिट परसेंटेज सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 23 में। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली? इस बैंक ने प्रॉफिटेबिलिटी भी सबसे अच्छी दी। इस बैंक का जो प्रॉफिट हुआ था ना फाइनेंशियल ईयर 22 में, उसके मुकाबले अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ है उसमें 126% की ग्रोथ देखने को मिली। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक साल में प्रॉफिट कमाया है 2602 करोड़। 126% का प्रॉफिट, सोचिए। तो प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसी ने दिखाई, लोन में भी और डिपॉजिट में भी। और जो हमारे 12 सरकारी बैंक हैं उनमें टोटल जो प्रॉफिट कमाया उन्होंने एक साल में फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो कितना था? वो था 1,04,649 करोड़। तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया इस बार 12 सरकारी बैंकों ने, और ये 57% जंप है इनके प्रॉफिट में। तो ये डेटा आया है अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं चलो। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो लोन दिए उनमें कितना जंप दिखाया? 29.4%। यानी जितने फाइनेंशियल ईयर 22 में दिए थे उसके मुकाबले अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपेयर करूं
तो 29.4% लोन उन्होंने ज़्यादा दिए, यानी लोन में भी परसेंटेज इंक्रीज सबसे ज़्यादा था। दूसरे नंबर पे था इंडियन ओवरसीज बैंक 21.2% और तीसरे नंबर पे यूको बैंक 20.6%। फर्स्ट और सेकंड याद रख लो, उतना काफ़ी है। एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो टोटल लोन दिया एक साल में वो था 27 लाख करोड़, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 16 गुना, क्योंकि वो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, राइट। अब डिपॉजिट की बात करते हैं। अगेन परसेंटेज के टर्म में बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिपॉजिट में 15.7% का ग्रोथ देखने को मिला, जो कि सभी बैंकों में सबसे ज्यादा है। अंडरस्टूड। एब्सोल्यूट नंबर्स आपको याद नहीं रखने होते, लेकिन परसेंटेज आपको याद रखनी होती है। फिर डिपॉजिट के मामले में दूसरे नंबर पर रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 13% की ग्रोथ थी और पंजाब नेशनल बैंक में तीसरे नंबर पर रहा, लगभग 11% की ग्रोथ देखने को मिली। इज दैट क्लियर। और टोटल बिजनेस की अगर बात करें, टोटल बिजनेस में आपका लोन भी आ गए, डिपॉजिट भी आ गए सब, तो टोटल बिजनेस ग्रोथ भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा थी 21.2%। दूसरे नंबर पर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा 14.3%। इसके अलावा फ्रॉड की बात करते हैं। बैंकों में फ्रॉड वगैरह भी काफ़ी होने लगे हैं। डिजिटल पेमेंट को लेकर फ्रॉड सबसे ज़्यादा हुए। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं, ये सब डेटा आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से मैं आपको दे रहा हूं। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट होती है बहुत बड़ी होती है, आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रॉड बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। तो टोटल फ्रॉड कितने हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 में? जो टोटल फ्रॉड हुए वो हुए 13,530। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में बता रहा हूँ, यानी प्राइवेट बैंक सरकारी मिला के बता रहा हूँ। 13,530 फ्रॉड हुए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में। इनमें 49% फ्रॉड थे, यानी इसके आधे कर दो, लगभग 6659। तो ये डिजिटल पेमेंट को लेकर थे, चाहे वो डिजिटल पेमेंट कार्ड से हुई हो या डिजिटल पेमेंट इंटरनेट से हुई हो, नेट बैंकिंग। तो डिजिटल पेमेंट के फ्रॉड थे 49% आउट ऑफ द टोटल फ्रॉड। और टोटल जो फ्रॉड अमाउंट अगर बात करें तो डिजिटल पेमेंट कैटेगरी के जो फ्रॉड थे वो अमाउंट था 276 करोड़। अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो ज़्यादा फ्रॉड किस में होते हैं, सरकारी बैंकों में कि प्राइवेट में? अगर नंबर की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। ये पिछले 3 साल लगातार यही डेटा आया है। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो सरकारी बैंकों में फ्रॉड ज़्यादा है। एक तो होता है नंबर ऑफ फ्रॉड कि भाई कितने फ्रॉड हुए टोटल, 1000, 2000, 3000, वो डेटा प्राइवेट बैंकों का ज़्यादा रहता है, प्राइवेट बैंकों में फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। लेकिन टोटल वैल्यू की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू द फ्रॉड अमाउंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो फ्रॉड होते हैं वो काफ़ी बड़े अमाउंट के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो फ्रॉड होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा होते हैं, उसके बाद भी टोटल अमाउंट कम रहता है। समझ में आया? तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो फ्रॉड होते हैं वो क्या किस तरह के होते हैं? वो छोटे फ्रॉड होते हैं, स्मॉल वैल्यू कार्ड या छोटे इंटरनेट फ्रॉड होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो फ्रॉड होते हैं वो ज़्यादातर लोन के होते हैं, ठीक है, लोन रिलेटेड, लोन ले लिया चुकाया नहीं, उस तरह के फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में सर्कुलेशन की बात भी की गई कि भाई सबसे ज़्यादा जो नोट हैं सर्कुलेशन में कौन से हैं। तो एक तो होता है वैल्यू और एक होता है वॉल्यूम। दोनों में क्या फ़र्क होता है? मान लो मैं बोलता हूँ 10 नोट है मेरे पास 500 रुपये के, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5000। और टोटल नोट कितने हैं मेरे पास? 10। तो 10 हो गया वॉल्यूम और 5000 हो गई वैल्यू। तो हमारे पूरे सिस्टम में कितने नोट हैं वो वॉल्यूम हो गया, और कितनी वैल्यू है उनकी टोटल वो वैल्यू हो गई। ठीक है ना? तो दोनों ही बढ़े हैं, वैल्यू भी बढ़ी है बैंक नोट्स की और वॉल्यूम भी बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 23 में। वैल्यू बढ़ी है 7.8% और वॉल्यूम बढ़ा है 4.4%। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि हमारे सिस्टम में जितनी भी वैल्यू है तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन देता है? तो वो है 500 और 2000 के नोट, है ना? लेकिन ज़्यादातर 500 रुपये के ही नोट है। मतलब ये समझ लो हमारी पूरी इकोनॉमी भारत की 500 रुपये के ही नोट चला रहे हैं, क्योंकि 2000 के जो नोट है ना ये बस 11-12% ऑफ द वैल्यू है। तो और 500 और 2000 के आप टोटल मिला दो तो ऑलमोस्ट 88%, यानी पूरी करेंसी जितनी भी सिस्टम में है उनकी वैल्यू का 88% 500 और 2000 रुपये के नोट हैं। इनमें 2000 के अगर 11-12% है तो बाकी जो बचे यानी लगभग 77-78% के आसपास जो वैल्यू है 500 रुपये के नोट की है। ठीक है ना? और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि भाई हमारे पूरे बैंकिंग प्रणाली में वॉल्यूम तो भी 500 रुपये के नोट ही सबसे ज़्यादा है, यानी भारत में पूरे भारत देश में जितने भी नोट हैं 37.9%, ऑलमोस्ट 38%। आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। 37.9% जो नोट है वो 500 रुपये के। दूसरे नंबर पे जो नोट सबसे ज़्यादा है भारत में वो 10 रुपये के नोट है। 10 रुपये के नोट है 19.2%, यानी पूरे भारत में जितने भी नोट हैं जितना वॉल्यूम है 19.2% 10 रुपये के नोट है।
इज दैट क्लियर? ये सब डेटा आरबीआई ने दिया है और बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइए इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि 500 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 5 लाख, 5 लाख, जिनकी वैल्यू है लगभग 25 लाख करोड़, यानी 25 ट्रिलियन रुपीज। 25 भी 26 हो गई बल्कि, क्योंकि 25,81,000, तो 26 लाख करोड़ रुपए के 500 रुपए की वैल्यू है हमारे सिस्टम में। समझ में आया? अभी कौन कौन से वैसे बैंक नोट ऐसे हैं जो सर्कुलेशन में है? 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। अब ऑब्वियसली 2000 वाला वापस लिया जा रहा है, लेकिन डीमोनेटाइज नहीं हुआ है, लीगल रहेगा, लीगल टेंडर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको सरकार ऑब्वियसली डीमोनेटाइज करेगी अभी, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली उनका पर्पज वही है। और कौन कौन से कॉइन है जो सर्कुलेशन में है? 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। अब ई रुपये भी आ गया है सीबीडीसी, तो होलसेल वाला भी है और रिटेल वाला भी है। तो फाइनेंशियल ईयर जब 2023 खत्म हुआ तो जो होलसेल वाला है वो लगभग 10.69 करोड़ रुपीस की वैल्यू के बराबर सर्कुलेशन में था और रिटेल वाला 5.7 करोड़ के बराबर लगभग सर्कुलेशन में था। ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं तो सर्कुलेशन में उतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 करोड़ के आसपास, और ये सिर्फ 5.5 करोड़ के आसपास। क्लियर? होलसेल वाला सीबीडीसी सबको अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ कुछ ही इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल होता है, कुछ सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, और रिटेल वाला सबको अवेलेबल होता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट और आई है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट है इनकी 6 महीने की, कि भारत में फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं। तो भारत में, जैसे मैं अगर गोल्ड की बात करूं, क्योंकि गोल्ड भी फॉरेक्स रिजर्व्स में काउंट होता है, तो आरबीआई के पास कितना गोल्ड है? जब फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हुआ ना, 31 मार्च 2023 को, तो आरबीआई के पास गोल्ड था 794 मैट्रिक टन। बस इतना याद रख लो, काफ़ी है। पिछला साल जब खत्म हुआ था, यानी 31 मार्च 2022, तो था 760, यानी कि 34 मैट्रिक टन बढ़ा है गोल्ड आरबीआई के पास एक साल में। और आरबीआई पिछले कुछ साल से गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहा है। क्लियर? और ये जो 794 मैट्रिक टन गोल्ड है, इसकी वैल्यू कितनी है? लगभग 45 अरब डॉलर, 45 बिलियन डॉलर। और हमारे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? वो हैं 578 बिलियन डॉलर, रफली 578, 580 मान लो आप। और ये तो रोज चेंज होती है वैल्यू, ये तो हर रोज चेंज होती है। ऑब्वियसली गोल्ड खरीदा जाता है, बेचा जाता है, फॉरेन करेंसी जो होती है वो रुपीज़ के विद रेस्पेक्ट भी कम ज़्यादा होती है, वो सब तो वो तो हर रोज़ चेंज होता है। समझ में आया? अगर मैं एक मोटा मोटी आपको बताऊं, ठीक है, जैसे हमारे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, लगभग आप मान के चलो 580 अरब डॉलर, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी एसेट जो हमारे हैं, तो हमारे जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो हैं 520 अरब डॉलर के आसपास, रफली, ठीक है, रफली। तो 88% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है फॉरेक्स रिजर्व्स में, वो हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स का है। गोल्ड का कंट्रीब्यूशन, गोल्ड हमारे पास लगभग 45 अरब डॉलर का है, ठीक है ना, 794 मैट्रिक टन था लगभग, जिसकी वैल्यू 45 बिलियन डॉलर है। लेकिन उसकी वैल्यू अगर परसेंटेज में देखें तो टोटल के मुश्किल से 8% भी नहीं है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं आईएमएफ के 18 अरब डॉलर के आसपास, 18.5 अरब डॉलर, जिनकी वैल्यू लगभग 3.14% है। और हमारी जो आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वो 5.2 बिलियन डॉलर के वर्थ है, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का 0.88% है। तो मेनली तो हमारी फॉरेन करेंसी ही मैटर करती है, हमारे पास कितनी है, तो वो है 520 अरब डॉलर के आसपास। तो टोटल हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं भारत में वो कितने हैं? 580 अरब डॉलर के आसपास। एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए आपको, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जब 23 खत्म हुआ तो वो वैल्यू इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन ये आप 580 ही याद रखो, इतनी डीप में वैल्यू याद मत रखो। गोल्ड हमारे पास कितना है? वो है लगभग 794 मैट्रिक टन, और गोल्ड की वैल्यू है लगभग 45 अरब डॉलर। चलिए एमसीक्यू देखते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी ने एक चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है गीगा चैट? गीगा चैट, तो याद रखिए ये राइवल करेगा चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी किसने बनाया है? ओपन एआई ने। तो ये सबर बैंक का है, जो रशिया का सबसे बड़ा बैंक है, इसने बनाया है गीगा चैट नाम का चैटबॉट। ये रशियन भाषा भी बोल सकता है, ठीक है। सरकारी बैंक है रशिया में, सबर बैंक। अभी अभी बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? तो काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं मई के महीने में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म होता है, उसके बाद फिर वो एफएसआई भी रिकमेंडेशन देता है, तो होते होते मई हो जाता है। तो काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं, और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बैंक 1906 में बना था, बहुत पुराना बैंक है, ये सरकारी बैंक है। मार्गरीटा डेला वेले, ये कौन सी कंपनी की पहली महिला हैं इनके इतिहास में जो परमानेंट सीईओ बनी है? तो ये ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी है, इसका नाम है वोडाफोन। तो आंसर है वोडाफोन।
तीसरा अमेरिका का बैंक कौन सा है जो फेल हो गया लगातार सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद? तो ये है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को वैसे कौन खरीद रहा है? जेपी मॉर्गन। ये भी याद रखिए, जेपी मॉर्गन चेज पूरा नाम है। तो जेपी मॉर्गन चेज जो फाइनेंशियल कंपनी है ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को खरीद रही है। इज दैट क्लियर? और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। और सैन फ्रांसिस्को एक शहर है जो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को शहर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को एक जिला है, कैलिफोर्निया एक राज्य है, प्रोविंस है ना, स्टेट। तो जेपी मॉर्गन इसे खरीद रहा है। पहला बैंक जो फेल हुआ था वो था सिलिकॉन वैली बैंक। और सिलिकॉन वैली बैंक को कहाँ का बैंक है वैसे? सिलिकॉन वैली बैंक ये भी कैलिफोर्निया राज्य में है, लेकिन शहर है सेंटा क्लेरा। सेंटा क्लेरा शहर जो कैलिफोर्निया राज्य में आता है। तो सिलिकॉन वैली बैंक, और सिलिकॉन वैली बैंक को किसने परचेज करा है? सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा है? क्वेश्चन मेरा ये है आपसे। तो सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। ठीक है, एक बैंक और फेल हुआ था जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक। ये भी अमेरिका का बैंक है। तो 3 बड़े बैंक फेल हो चुके हैं। सिग्नेचर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और सिग्नेचर बैंक को कौन खरीद रहा है? सिग्नेचर बैंक को एक कंपनी है न्यूयॉर्क की जिसका नाम है बैंक कॉर्प, ये खरीद रही है। ठीक है, और आप इसे बैंक कॉर्प को न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक भी बोल सकते हो। और इन्होंने क्या करा है? ये कह रहे हैं सिग्नेचर बैंक का नाम चेंज कर देंगे, तो इसका नाम ये कर देंगे फ्लैग स्टार बैंक। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जितने रिपोर्ट्स पढ़े हैं उनमें यह है कि ये बस होने ही वाला है। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक यानी बैंक कॉर्प, ये इसे खरीद के इसका नाम बदल के रख देंगे फ्लैग स्टार बैंक। तो ये 3 बड़े बैंक हैं जो अमेरिका में फेल हो चुके हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, किस संगठन ने दी है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। जॉब्स का भविष्य क्या है, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यानी विश्व आर्थिक मंच। क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2027 तक, ठीक है, 69 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे नए। लेकिन प्रॉब्लम ये है 83 मिलियन जॉब्स ऐसे हैं जो एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने के बहुत सारे रीज़न हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो 69 मिलियन जॉब नए क्रिएट होंगे, लेकिन 83 मिलियन खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप देखें तो 14 मिलियन जॉब्स का लॉस होगा 2027 तक। दोनों के बीच में डिफरेंस ले रहा हूँ, 14 मिलियन जॉब कम पड़ जाएंगे, 14 मिलियन जॉब्स का लॉस हो जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कौन से ऐसे जॉब हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, यानी इन जॉब्स की डिमांड है, और कौन से ऐसे जॉब हैं जो खत्म हो रहे हैं। तो ये वाले जॉब हैं जो खत्म हो रहे हैं, है ना, जैसे कैशियर का जॉब है खत्म हो रहा है, जैसे पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होते हैं उनका जॉब खत्म हो रहा है, बैंक के जो क्लर्क होते हैं उनका जॉब खत्म होता जा रहा है, डेटा एंट्री वाले जो क्लर्क हैं, क्योंकि डेटा एंट्री वगैरह ये सारे काम तो आजकल एआई वगैरह से हो जाते हैं। तो इस तरह की ये सारे जॉब्स खत्म होते जा रहे हैं। और ये जॉब्स हैं जिनकी मांग है, जैसे एआई मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट है, कोई बिजनेस इंटेलिजेंस है, फिनटेक इंजीनियर वगैरह, ये सब जॉब्स हैं जिनकी मांग है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? ये बने हैं देवदत्त चांद। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है। ठीक है, ध्यान रखिए। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य है भारत का जिसने बाजार से उधार सबसे ज़्यादा लिया फाइनेंशियल ईयर 2023 में? तो पिछले 3 साल से लगातार तमिलनाडु ने बाजार से उधार सबसे ज़्यादा लिया है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू इन्होंने बोरो करा है बाजार से। तो इनकी जो बोरोइंग्स थी लगभग 68,000 करोड़ के आसपास थी, अप्रैल से फरवरी। मार्च के महीने का कैलकुलेट नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, 11 महीनों का है। 11 महीनों में तमिलनाडु ने जो बाजार से लोन लिया वो था लगभग 68,000 करोड़। तो ये वो राज्य है आरबीआई डेटा के अनुसार जिसने सबसे ज़्यादा लोन लिया है। क्लियर, ध्यान रखिए। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग हुई थी 56। ठीक है, तो ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये इंचियोन में हुई थी। इंचियोन एक सिटी है साउथ कोरिया में। तो निर्मला सीतारमन यहाँ पे गई थी। ये बैंक 1966 में बना था और ये इनकी 56th एनुअल मीटिंग थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वर्ल्ड बैंक ने करा है। एक्चुअली क्या है ना, वर्ल्ड बैंक पहले एक रिपोर्ट छापता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सहजता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट बंद करनी पड़ी, इसमें करप्शन के मामले सामने आए, कैलकुलेशन ठीक से नहीं करी, वो सब मामले सामने आए, तो ये रिपोर्ट उन्होंने बंद कर दी। अब कुछ तो चाहिए,
तो इन्होंने फिर बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें वो क्या करेंगे, दुनिया के जो तमाम कंट्री हैं, लगभग 180 कंट्री, उनकी रैंकिंग निकालेंगे। ठीक है ना। पहली रिपोर्ट इनकी 2024 में आएगी और उन्हीं सब चीज़ों पे, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड टैक्सेशन कैसा है उस कंट्री में, बिजनेस एंट्री आसान कितनी है, बिजनेस लोकेशन, लेबर लॉज वगैरह कैसे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह कैसा है, कंपेटिटिवनेस कैसी है मार्केट की, बिजनेस इंसॉल्वेंसी के क्या कानून है। तो वो सारे फैक्टर कंसिडर करके रिपोर्ट निकालेंगे। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट इसको नाम दिया है। रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट किसने दी? ये रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। जैसे इनकी जो मेन रिपोर्ट है ना, वो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की एक रीजनल, यानी एक खास रीजन के लिए दी, तो वो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक हो गई, याद रखने की जरूरत ही नहीं आपको। तो इसमें क्या कहा है, कितनी ग्रोथ होगी एशिया में? उसमें यह कहा है एशिया में जो ग्रोथ होगी वो 4.6% होगी 2023 में, कैलेंडर ईयर 2023 में। और इंडिया में कितनी होगी? इंडिया में कह रहा है इस रिपोर्ट में 5.9% कह रहा है IMF 2023 में। तो एशिया में कितनी होगी? 4.6। इंडिया में कितनी होगी? 5.9। भारत ने कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट करा है? ये एक दूसरे का कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। भारत का कार्ड है रुपे और इस देश का कार्ड है मीर। कौन सा देश है ये? ये देश है रशिया। ये देश है रशिया। तो अभी बैठक हुई थी एक ट्रेड कॉपरेशन के ऊपर, तो उसमें डिसाइड हुआ कि हम आपस में जो है कॉपरेट करेंगे, भारत और रशिया। विवाद से विश्वास, रिलीफ टू MSME स्कीम, ये कौन सा मंत्रालय चलाता है? ये स्कीम अभी न्यूज़ में आई थी। ये स्कीम न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि विवाद से विश्वास के लिए सरकार ने 17 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून तक का टाइम दिया है। तो क्या होता है ये विवाद से विश्वास स्कीम MSMEs के लिए? इसको चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी हमारा वित्त मंत्रालय। तो ये कोई ऐसा नहीं है पहली बार स्कीम आई है। ये स्कीम जो होती है, इसमें फरवरी मार्च के महीने में हर साल 2 महीने के लिए विंडो खोल दी जाती है। अगर मान लो कोई MSME है जिसने कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, पैसे ले लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर नहीं करा कोविड में। कई बार ऐसा हुआ ना, MSME ने कोई ठेका ले लिया, लेकिन पैसों की कमी आ गई कोविड के कारण, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, लेबर शॉर्टेज हो गई, लेबर अपने अपने गाँव चला गया था। तो वो विवाद से विश्वास में आओ। कोई भी आपने रिफंड वगैरह कर दो, या आपने कोई टैक्स वैक्स नहीं भरा, इस तरह की कोई दिक्कत है, तो वो जो भी आपने अगर कोई मिसचीफ करा है इस तरह का फाइनेंशियल, तो सरकार आपको पनिश नहीं करेगी। आप आओ, अपना फाइन भर दो, सिक्योरिटी जो आपने डिपॉजिट लिया था वो वापस दे दो, रिस्क परचेज अमाउंट वगैरह, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो भी था वो आप भर दो। आपसे कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा और आपको जेल में भी नहीं डाला जाएगा। आप पे किसी और तरह का सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलेगा। ये है विवाद से विश्वास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से चलाता है। इसके लिए टाइम देता है, जैसे इस साल टाइम दिया 2023 में 17 अप्रैल से 30 जून। नीति आयोग ने एक बुक निकाली है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर, अ कंपेंडियम। ये किसके साथ कोलैबोरेट करके निकाली है? ये UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ निकाली है कोलैबोरेट करके। इसमें 75 केस स्टडीज हैं टोटल, 75 केस स्टडीज टोटल। ये 14 सोशल सेक्टर्स की हैं, 14 की सोशल सेक्टर्स, तो उनमें 75 केस स्टडीज हैं इसमें। और ये केस स्टडी किस बारे में है? ये इनोवेशन के बारे में है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में है। तो इनसे पूरी दुनिया काफ़ी कुछ सीख सकती है। IAFT ने अपनी डायमंड जुबली मनाई। डायमंड जुबली के 2 मतलब होते हैं, 60 साल भी, ठीक है, 60 साल को भी बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह 75 ईयर्स को भी बोलते हैं डायमंड जुबली। इज दैट अंडरस्टूड? तो डायमंड जुबली मनाई। तो डायमंड जुबली इनके 60 साल पूरे हो गए, तो इन्होंने 60 वाली मनाई। तो ये IAFT कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है IAFT, नई दिल्ली। बहुत ही फाइन इंस्टीट्यूट है, MBA कॉलेज है ये, राइट। तो IAFT के 60 साल पूरे हुए। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रोग्राम चलाया है? स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर वुमेन फाउंडर्स। तो ये प्रोग्राम पहले भी चलाया था गूगल ने और फिर चलाया है। इसमें वो महिलाएं जो फाउंडर बनना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, कंपनी की CEO बनना चाहती हैं, बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो 3 महीने का प्रोग्राम है ये। इसमें वर्कशॉप होंगे, मेंटरशिप होगी, गूगल सिखाएगा आपको कैसे बिजनेस करना चाहिए, खास तौर पे उन सेक्टर में जो जनता को भी प्रभावित करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह, इन सब में। तो ये गूगल का है। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है सब ज़्यादा कमाई करने वाला फोर्ब्स के मुताबिक 2023 में? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी जो सैलरी है 1 साल की वो $136 मिलियन रही। दूसरे नंबर पे थे लियोनेल मेसी। तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और अल नसर फुटबॉल क्लब है सऊदी अरब का, उसके लिए खेलते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट किसने दी है? चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक नाम की जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है। इसमें यह कहा है
63% इकोनॉमिस्ट दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि दुनिया में रिसेशन आएगा 2023 में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अमेरिका के सिटीजन है ये, जन्म इनका भारत में हुआ था, लेकिन ये 2007 या 2008 से ही अमेरिका के सिटीजन है। 2007 से। इनका नाम है अजय बांगा। ये मास्टर कार्ड कंपनी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे पहले कौन था? डेविड मेल्पस, वो भी अमेरिका के थे। रत्नागिरी रिफाइनरी जो है ये बनेगी, इस पे प्रोजेक्ट अप्रूवल वगैरह सब हो गया है। तो कहाँ पे बनेगी? इसको बरसू रिफाइनरी भी बोलते हैं, बरसू गांव का नाम है, और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनेगी। कौन बनाएगा? इसमें 50% हिस्सा दो विदेशी कंपनियों का है। एक है अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, जो यूएई की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है, और एक है अरामको। अरामको जो है वो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है। तो इन दोनों का हिस्सा है 50%, और बाकी जो 50% है उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं भारत की, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वगैरह। क्लियर? और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है वो एक और रिफाइनरी भारत में चलाएगा। कौन सी? वो है पचपदरा रिफाइनरी, जो बाड़मेर राजस्थान में है। अभी अभी सर्वे आया जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये पूछ सकते हैं सर्वे कौन सा मंत्रालय कराता है, और 99% लोग गलत आंसर करते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, इसमें सबसे इनोवेटिव भारत का राज्य कौन सा रहा? तो वो रहा कर्नाटक। मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ये देखिए। कर्नाटक नंबर 1 रहा, नंबर 2 पे रहा दादरा नगर हवेली दमन और दीव, और तीसरे नंबर पे रहा तेलंगाना। तो कर्नाटक नंबर 1 था, दादरा नगर हवेली दमन दीव नंबर 2 पे था, और तेलंगाना नंबर 3 पे था। आप बस इतना याद रख लीजिए, टॉप 3 उतना काफ़ी है। चौथे नंबर पे था तमिलनाडु। तो इसको कराता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। वो करवाता है इस सर्वे को किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ये सर्वे कराता है डीएसटी यूनिडो के साथ मिलकर। यूनिडो का हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। पहली बार ये सर्वे 2011 में हुआ था। ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट है वो कितना है 2023-24 के लिए। तो कितना फूड ग्रेन भारत में प्रोड्यूस होना चाहिए, जो हमने टारगेट रखा है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो है 332 मिलियन टन। 332 मिलियन टन। इज दैट क्लियर? और बाकी हमने और चीज़ों के लिए भी टारगेट रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलेट्स। तो मिलेट्स का आ सकता है क्योंकि ये ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है। मिलेट हमें चाहिए 170 लाख टन फाइनेंशियल ईयर 24 में। 170 लाख टन का मतलब होता है 17 मिलियन टन। BIS इनोवेशन हब, BIS मतलब होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर बेजल में है। वहीं से बेजल नॉर्म्स आए थे। तो बिस इनोवेशन हब ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर टैक्स प्रिंट कराया G20 के लिए? तो ये इन्होंने कराया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इसमें इन्होंने प्रॉब्लम्स दिए थे, 3 चैलेंजेस दिए थे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चैलेंज था, CBDC को लेकर चैलेंज था, इस तरह के चैलेंज दिए थे। और जो भी टीम जीतेगी उसके लिए अच्छा खासा इनाम था। जीतने वाली टीम को 40 लाख यानी $50,000 ठीक है का पुरस्कार था। तो ये RBI ने कराया था BIS इनोवेशन हब के साथ मिलकर। अभी अभी रिपोर्ट आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। किसने दी है? ये RBI ने दी है। तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका थीम क्या है रिपोर्ट का? टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। यहाँ पे देखिए, तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट में जो सबसे पते की बात की गई है वो ये कि अगर हमें हमारे क्लाइमेट गोल्स अचीव करने हैं ना, तो हमें खर्चा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें ग्रीन फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? अब कोई सोलर पावर प्लांट लगाना है तो पैसा तो चाहिए ना। तो कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा? हमें हर साल 2030 तक 2.5% ऑफ आवर GDP खर्चा करना पड़ेगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है कि RBI की जो रिपोर्ट आई है करेंसी और फाइनेंस के ऊपर, उसमें जो हम खर्चा अभी कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। तो उनके हिसाब से कितना खर्चा हमें और करना पड़ेगा हर साल? 2.5% ऑफ आवर GDP के बराबर जो खर्चा है हमें हर साल करना है, अगर हमें हमारे क्लाइमेट गोल को अचीव करना है और ग्रीन फाइनेंसिंग हमें करनी है। तो हमारे टारगेट क्या हैं? ये पंचअमृत टारगेट हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने COP 26 में लिए थे, जो ग्लासगो में हुआ था ना, स्कॉटलैंड में। वहाँ पे एक हमें नेट जीरो बनना है 2070 तक। हमें कार्बन एमिशन कम करना है 1 बिलियन टन से 2030 तक। हमें भारत में जितनी भी एनर्जी बनेगी 2030 में 50% रिन्यूएबल होनी चाहिए। और हमें कार्बन इंटेंसिटी कम करनी है 45% हमारी इकोनॉमी की 2030 तक। और हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है 2030 तक। ये पंचअमृत बोलते हैं इन्हें। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एक MCQ तो जरूर आता है हर एग्जाम में।
तो अगर हमें अचीव करने हैं तो ये रिपोर्ट वो कहती है। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये कहती है कि हमें 2.5% ऑफ द जीडीपी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा हर साल 2030 तक, अगर हमें जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है। समझ में आया? दूसरी ये बात जो कहती है वो ये कि 2100 जब तक आएगा तब तक हर साल भारत को नुकसान हुआ करेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से 3 to 10% ऑफ द जीडीपी। हमारे जीडीपी का 3 से 10% तक का नुकसान हमें झेलना पड़ा करेगा सन 2100 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में लगभग 3.5 करोड़ यानी 34 मिलियन जॉब्स, 3.4 करोड़ या 34 मिलियन जॉब खतरे में है क्योंकि हीट स्ट्रेस वगैरह की वजह से। अभी देखा हमने यूपी बिहार वगैरह में काफ़ी लोग मर गए हैं, 200-250 लोग हीट वेव्स की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अभी मैं कल पढ़ रहा था यूपी में एक ज़िला है बलिया, ठीक है, पूर्वी यूपी में, वहाँ पे बलिया में सिर्फ एक अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उस पर कुछ 40-45 लोग हीट वेव्स की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो हीट वेव्स की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से, गर्मी की वजह से लोगों की उत्पादकता कम हो जाती है। तो 3.5 करोड़ के आसपास 3.4 करोड़ जॉब्स खतरे में है, ये भी आरबीआई की इस रिपोर्ट ने कहा। इज दैट क्लियर? फिर एक एमसीक्यू आ सकता है आरबीआई की इस रिपोर्ट के हिसाब से कोविड से निपटने में हमें कितना टाइम लगेगा? रिकवर करने में 15 साल। कोविड आया था 2020 में, लॉकडाउन वगैरह लगा था 2020, और ये रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2035 जब खत्म होगा यानी 31 मार्च 2035, तो लगभग 15 साल हमें कोविड से रिकवरी में लगेंगे। ठीक है ना? फिर इस रिपोर्ट में कुछ और भी बात की गई हैं, जैसे हमें ये चाहिए 2070 तक हमारे कंट्री में जो ग्रीन एनर्जी है ना उसका शेयर 82% होना चाहिए। 82% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर होना चाहिए 2070 तक। ये भी कहती है, ये भी कहती है कि हर साल हमें हमारी जो एमिशन इंटेंसिटी है इकोनॉमी की वो 5.4% कम करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें 45% कम करनी है 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी। और इस रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई, कार्बन टैक्स लगाना चाहिए हमें। कितना? तो कार्बन टैक्स जो लगाना चाहिए हमें, जैसे यूरोपियन कंट्रीज लगा रहे हैं आजकल, तो $25 पर टन ऑफ कार्गो और $50 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। तो ये दो तरह से लगेगा, एक तो हर टन के ऊपर $25 और एक हर टन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर $50। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, इनमें से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। सेबी ने ये कहा है कि आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंट्रोड्यूस करा है सेबी ने। कितने? ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर इसमें होते हैं। तो याद रखिए LEI जो होता है इसमें 20 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का नंबर होता है ये। अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है ना कोई, तो क्रॉस बॉर्डर जैसे मान लो इंडिया से कोई पेमेंट कर रहा है, मान लो UAE, तो उसे फिर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कंपलसरी होता है। एक, क्योंकि LEI ये बताता है कि दो अलग अलग एंटिटी हैं जो ट्रेड कर रही हैं। भारत की कोई कंपनी है उसका एक अलग LEI होगा, UAE की कंपनी का अलग होगा, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। इसके अलावा आरबीआई ने एक बात और कही है, वो क्या? अगर आपने 25 करोड़ से ज़्यादा का लोन ले रखा है, आपका जो एग्रीगेट एक्सपोजर है आपका 25 करोड़ से ज़्यादा का है, तो आपको LEI लेना ही पड़ेगा। ये उनको कहा है नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स को। अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल बोरोवर हैं यानी कंपनी लेवल पे आपने लिया है या कोई फर्म बना रखी है, अगर आपने 25 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया है तो आपको तो LEI फिर लेना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सेबी ने कहा है LEI के बारे में। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर हम इसे बोलते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो आपको पता ही है, लॉजिस्टिक्स के लिए। मल्टी मॉडल मतलब ये होता है वहाँ पे हर तरह की कनेक्टिविटी मिलेगी। वहाँ पे आप एरोप्लेन से चले जाओ, वहाँ पे आप रेलवे से चले जाओ, वहाँ पे आप वाटरवे नाव वगैरह भी जाएगी, हर तरह की कनेक्टिविटी होगी। तो भारत में हमें कितने बनाने हैं? 35 बनाने हैं। 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने हैं हमें, ठीक है ना? तो इस वाले पार्क को जोगी गोफा में बनाया जाएगा जो असम में है। तो आंसर है असम। कौन सी कंपनी बनाएगी इसे NHIDCL बनाएगी। NHIDCL इसे बनाएगी। काफ़ी बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये होगा। कौन सी कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया भारत में, पूरे इंडिया में? ये चाहे तो अपना टेलीकॉम जैसे एयरटेल है, जियो है, इनकी कंपटीटर बन सकती है। ये है जूम वीडियो कम्युनिकेशन। जूम वीडियो कम्युनिकेशन अमेरिका की कंपनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अब इसे टेलीकॉम लाइसेंस भी मिल गया है। साउथ कोरिया कौन से कंट्री को लोन दे रहा है? $3 अरब का। $3 अरब का लोन साउथ कोरिया ने जो अप्रूव कराया अभी बांग्लादेश के लिए कराया। तो आंसर है बांग्लादेश। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश को
$1.25 बिलियन का लोन दे रहा है, $1.25 बिलियन का। तो ये है वर्ल्ड बैंक, आंसर है वर्ल्ड बैंक। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश को ये लोन दिया जा रहा है 2023 से 2027 उसके तहत। क्लियर। $101 मिलियन यानी 80 मिलियन पाउंड का लोन ब्राजील को कौन दे रहा है? अमेजॉन फंड के तहत। अमेजॉन के जंगलों को बचाने के लिए ब्रिटेन देगा ये। वैसे भी पाउंड में कन्वर्ट करा है, पाउंड मुद्रा है ब्रिटेन की, तो आंसर है ब्रिटेन। अगला सवाल ये है कि कौन सा इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने चलाया है एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के साथ मिलकर। ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत चलाया गया भारत के नॉर्थ ईस्ट में। तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है? इसका नाम है बिज एएमपी। बेसिकली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जो एमएसएमई हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको फंड करने के लिए चलाया गया है, और इसमें पैसा एसआरआई फंड से आएगा। एसआरआई जो फंड होता है ना, एसआरआई फंड, ये जो फंड है इसमें सरकार ने 10,006 करोड़ रुपया रखा था। 10,006 करोड़ ये इन्वेस्ट करेंगे इस पैसे को एमएसएमईज में, तो इसको मदर फंड बोलते हैं। इसमें दो फंड होते हैं, एक मदर फंड और एक डॉटर फंड। तो ये मदर फंड है जिसमें 10,006 करोड़ रुपए रखे थे एसआरआई फंड, और एक इसमें डॉटर फंड है। तो डॉटर फंड भी एमएसएमईज जो है उनमें इन्वेस्ट करेगा। डॉटर फंड में जो पैसा आएगा वो मेनली वेंचर कैपिटल जो कंपनियां हैं या प्राइवेट एक्विटी कंपनियां हैं वहां से आएगा। समझ में आया? तो ये फंड है, इसको एसआरआई फंड बोलते हैं। और अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में दीमापुर करके जगह है नागालैंड में, वहां पे इनका मीटिंग हुआ था। बिज एएमपी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। गैलापागोस आइलैंड्स हैं एक्वाडोर में। ये गैलापागोस आइलैंड्स हैं, यहाँ पे एक्वाडोर कंट्री के अंडर आते हैं ये। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन भी गए थे, उन्होंने जायंट टॉर्टोइसेस देखे थे यहाँ पे। तो गैलापागोस बॉन्ड्स में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? तो स्विस बैंक है क्रेडिट स्विस, ये इन्वेस्ट कर रहा है गैलापागोस बॉन्ड्स में। क्लियर। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी इससे होगा, और ईएसजी के जो इनके क्राइटेरिया हैं वो हो जाएंगे फुलफिल। तो 2041 इनकी मैच्योरिटी डेट है इन बॉन्ड्स की। तो क्रेडिट स्विस इन्वेस्ट करेगा $1.6 बिलियन। अभी अभी कौन सा कंट्री है जिसने अनाउंस करा है कि वो क्लाइमेट क्लब बनाएगा, और इसको इंडिया भी कंसिडर कर रहा है ज्वाइन करने के लिए। तो ये कंट्रीज़ हैं G7 कंट्री, ये क्लाइमेट क्लब बनाएंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और इंडिया भी इनको ज्वाइन करेगा। और ये लॉन्च हो जाएगा वैसे COP28 जब होगा ना यूएई में, दुबई में, तो वहाँ पे लॉन्च करने का प्लान है इसको, क्लाइमेट क्लब को। तो इंडिया भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। ये मेड इन इंडिया किताब किसने लिखी है? 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इस किताब को लिखा है मिस्टर अमिताभ कांत ने, नीति आयोग के पूर्व CEO। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन कौन बना है? CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये महिला हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कंपनी है ना, ये एक महारत्न कंपनी है, याद रखिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है और 1986 में बनी थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगर जो व्यापारी होते हैं, व्यापारियों का जो समूह है उसे बोलते हैं CIT, यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर। भारत के व्यापारियों का समूह है, लगभग 8 करोड़ व्यापारी जुड़े हैं इस संगठन से। इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर और तिप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर उन्होंने कौन सा पोर्टल बनाया है? इसका नाम है भारत E-मार्ट। अगर मान लो कोई व्यापारी है, उसे स्पीड पोस्ट कराना है, इंडिया पोस्ट की कोई हेल्प चाहिए लॉजिस्टिक्स वगैरह में, तो वो यहाँ से बुक कर सकता है इंडिया पोस्ट की सर्विसेज। इसका नाम है भारत E-मार्ट पोर्टल। लार्सन टुब्रो के चेयरमैन कौन बने हैं? पहले AM नायक थे, अब बने हैं SN सुब्रमण्यम। तो आंसर है ऑप्शन बी। पाकिस्तान चाइना ने एग्री करा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो ग्वादार बंदरगाह कराची में है। ग्वादार बंदरगाह वैसे तो टेक्निकली तो बलोचिस्तान में आता है, ठीक है, बलोचिस्तान वाला जो एरिया वहाँ आता है। तो ग्वादार बंदरगाह है, कराची के पास है, मतलब ये यहाँ से काशगार तक जाता है। काशगार शिनजियांग प्रोविंस में आता है, वेस्टर्न चाइना। अब इसको कौन से कंट्री में एक्सटेंड कर दिया जाएगा? इसको अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड किया जाएगा। तालिबान से डील हो गई है इनकी। तो ये जो कॉरिडोर है ग्वादार से काशगार, अब इसे अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड किया जाएगा, और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को डोरंट बॉर्डर भी बोलते हैं। 3 हमारी योजनाएं हैं, इनको 8 साल हो गए हैं। सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इनके बारे में जानना चाहोगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एक्सीडेंट अगर हो जाए, आपका डेथ हो जाए, तो फिर 2 लाख रुपए मिलेंगे। पूर्ण रूप से अपंगता हो जाए यानी फुल डिसेबिलिटी तो भी 2 लाख, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी तो 1 लाख। प्रीमियम भरना पड़ेगा सिर्फ 20 रुपये, दैट्स इट, सिर्फ 20 रुपये। ठीक है,
तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें उम्र 18 से 70 के बीच में आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नाम से पता चल रहा है जीवन ज्योति, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस थी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है। तो जीवन ज्योति बीमा योजना मतलब लाइफ इंश्योरेंस। इसमें अगर डेथ हो जाती है आपकी 18 से 50 के बीच में अगर आप हैं तो इस स्कीम को ले सकते हैं। आपको प्रीमियम भरना है 436 रुपये। डेथ के केस में परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपये। क्लियर, डेथ किसी भी कारण से हो जाए चाहे 2 लाख रुपये परिवार को मिलेंगे। और फिर है अटल पेंशन योजना। इसके लिए आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसमें पेंशन मिलती है 1000 से 5000 तक, 1000 और उसके मल्टीपल में मैक्सिमम 5000, मिनिमम 1000। उसके हिसाब से आपको प्रीमियम भरना होता है। अटल पेंशन योजना को चलाता है PFRDA, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में अटल पेंशन योजना को ले चुके हैं। तो ये सारी योजनाएं 2015 में आई थी, तो 8 साल इनको हो गए हैं। अगर आपका कारोबार कितने रुपए से ज़्यादा है साल में, तो आपको ई इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको MSME वगैरह चला रहे हैं, जब ये आया था ना पहली बार ई इन्वॉइसिंग, तब 100 करोड़ रखा था। ये बात है 1 अक्टूबर 2020 कि अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो फिर आपको डिजिटली उसको बिल बना के देने पड़ेंगे। आप वैसे नहीं दे सकते बना के अपने, जैसे होता है ना हाथ से काट दिया, नहीं, ई इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी। ये कम करा, फिर 500 करोड़ से कम करके इसको 100 करोड़ करा पहले 1 जनवरी 2021 से, फिर इसको 50 करोड़ करा कम करके 1 अप्रैल 2021 के बाद इसको कम कर दिया था। फिर 20 करोड़ करा इसे 1 अप्रैल 2022 से, फिर इसको 10 करोड़ कर दिया 1 अक्टूबर 2022 से, और अब कर दिया है 5 करोड़। तो अब सिर्फ 5 करोड़, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर कारोबार सालाना 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इन्वॉइसिंग आपको करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? GST वगैरह की चोरी ना हो, पारदर्शिता है उस सब के लिए। निर्मला सीतारमन ने अध्यक्षता करी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, FSDC। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन हमेशा भारत की वित्त मंत्री होती हैं, और इस अभी है निर्मला सीतारमन। 27 मीटिंग इनकी हुई थी। इफ कैप प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? इफ कैप की फुल फॉर्म है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए ये प्रोग्राम ADB की 56वीं मीटिंग इंचियोन में जो हुई थी वहां पे स्टार्ट करा एशियाई विकास बैंक ने। तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी किस कंट्री ने लॉन्च करी है? ये जिम्बाब्वे ने करी है। इनकी वैसे टेक्निकल जो करेंसी है वो है जिम्बाब्वे डॉलर, जो इनकी फिएट करेंसी है, लेकिन ये गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो गोल्ड है तो उसके बदले में भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये गोल्ड बैकिंग है इसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है 100 डेज 100 पेज कैंपेन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट से रिलेटेड है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है? अगर आपने 10 साल, मान लो आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मान लो आपने FD करा दी बैंक में 5 साल की, ठीक है, 5 साल पूरे हो गए, यानी आपका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया। मैच्योरिटी पीरियड से लेके अगर 10 साल तक आपने उनकी कोई सुध नहीं ली, आपने कोई ना उस अकाउंट से आपने पैसे निकाले, ना डलवाए, ना कुछ, तो 10 साल तो वो अनक्लेम डिपॉजिट माना जाएगा। तो अनक्लेम डिपॉजिट कब से कैलकुलेट होता है? 10 साल ये डेट ऑफ मैच्योरिटी से होती है, ना कि डेट ऑफ डिपॉजिट से। एक तो ये याद रखना, ठीक है, स्टेटमेंट बना देंगे इसमें कोई। और ये कैंपेन 100 डेज 100 पेज 1 जून 2023 से स्टार्ट हुआ है। 100 दिन के अंदर अंदर RBI ये करना चाहता है कि जिनके भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं वो वापस करो। ढूंढो उन लोगों को कि भाई ऐसा क्या हो गया 10 साल से आपने अपना अकाउंट ऑपरेट ही नहीं करा। तो ऐसा 35,012 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है भारत के बैंकों में। ये डेटा है RBI की तरफ से टिल फरवरी 2023। तो ये अनक्लेम्ड है, सोचिए, इसको कोई ले ही नहीं रहा, मतलब पैसा अकाउंट में पड़ा है और लोगों को पता ही नहीं कि पड़ा है। 10-10 साल हो गए, उन्होंने कुछ वो ही नहीं करा। तो RBI क्या करता है इस पैसे का, मतलब बैंक क्या करते हैं हमारे, तो उसको एक उसमें डाल देते हैं जिसको बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, DEA फंड बोलते हैं उसे, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। मान लो आपने बैंक में पैसा डाल दिया 1 करोड़ और 20 साल के बाद आप बैंक में गए, क्या ये पैसा वापस मिल जाएगा आपको? यस, मिल जाएगा, क्योंकि DEA फंड जो होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा इसमें चला गया तो वो वापस ही नहीं आएगा, तो बैंक आपको पैसा दे देगा। लेकिन ऑब्वियसली लंबा प्रोसेस है, वो इंक्वायरी होगी, भाई कहाँ थे 20 साल गायब थे, अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है ना फिर वो। तो अनक्लेम डिपॉजिट जो भी होता है बैंक उसे DEA फंड में भेज देता है। ट्विटर की CEO कौन बनी है? ट्विटर मतलब X, कंपनी का नाम है X, ये बनी है लिंडा याकारिनो। पहले थे एलोन मस्क। एलोन मस्क नहीं बनाया, मालिक तो वही है। भारत को जानवरों से होने वाले जो डिजीज होते हैं, जिन्हें जूनोटिक डिजीज कहा जाता है, उनसे लड़ने के लिए कौन सा बैंक है जो $82 मिलियन का लोन उसने दिया है? ये लोन भारत को वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। ये
कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम वगैरह में चलाया जाएगा ये प्रोजेक्ट, और एनिमल्स वगैरह की वैक्सीनेशन वगैरह करी जाएगी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप पीएलसी भारत में अपना टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खोल रहा है? ये हैदराबाद में खोल रहा है, तो आंसर है हैदराबाद। इससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क यानी GFIN, इन्होंने ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट कराई अभी किसके साथ मिलकर? तो ये RBI के साथ मिलकर कराई। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप क्लेम करते हैं कि आपके प्रोडक्ट से एनवायरमेंटल बेनिफिट हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और ये GFIN क्या है? GFIN एक संगठन है जो 2018 में बना था, और कई कंट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसके मेंबर हैं। तो इनके साथ मिलकर ये ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट RBI ने आयोजित करी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है। इन्होंने CPACE सेंटर बनाया कहाँ पे? तो CPACE सेंटर यानी सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, हरियाणा में बनाया, मानेसर में। मानेसर में एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उनके कैंपस में ही CPACE बनाए। और CPACE के पहले रजिस्ट्रार होंगे हरिहर साहू। हरिहर साहू। तो CPACE क्या करेगा आपको? अगर आपने बिजनेस शुरू करा लेकिन आप बिजनेस को वाइंड अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो सारा पेपर वर्क वगैरह यहाँ काफ़ी फास्ट तरीके से हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि CPACE जो है वो कौन से सेक्शन के तहत बना है? तो वो बना है सेक्शन 396 के तहत। सेक्शन 396, राइट, उसके तहत ये बना है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 396 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेबी जो है उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के साथ मिलकर एक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर शुरू करा है। कहाँ पे? ये इन्होंने नई दिल्ली में शुरू करा है। SK मोहंती जो सेबी के होल टाइम मेंबर है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये ध्यान रखिए, इस सेंटर में इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेन है वो उनको सुलझाया जाएगा। 51 करोड़ रुपए का अनुदान यानी ग्रांट हिमाचल को किसने दिया है? वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो शिमला वगैरह पे चलाया जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ग्रांट मतलब होता है गिफ्ट, एक तरह का, मतलब ये वापस नहीं करना होता ग्रांट। लोन और ग्रांट में यही फर्क होता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड यानी NIIFL, इसका जो CEO है वो कौन बना है? मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ये बने हैं राजीव धर। और ये जो कंपनी है ना NIIFL, ये बहुत सारे फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है, डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये। भारत सरकार ने बनाया था वैसे ये 2015 में, और भारत सरकार का इसमें 49% हिस्सा है। और बाकी जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर वगैरह उनका है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कंट्री कौन सा बना? हम एक्सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा करते हैं? पहले नंबर पे करते हैं अमेरिका में, दूसरे नंबर पे यानी USA, दूसरे नंबर पे करते हैं UAE में, और तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं नेदरलैंड में। और अगर पूछें हम व्यापार सबसे ज़्यादा किस देश के साथ करते हैं, यानी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, और तीसरे नंबर पे है UAE। लेकिन ये तो टोटल व्यापार हो गया, मैं सिर्फ निर्यात की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। USA के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, UAE के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और नेदरलैंड के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब होता है हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम है, जो हमारे फेवर में होता है। अगर हम खरीद ज़्यादा रहे हैं उस कंट्री को, बेच कम रहे हैं यानी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। UAE के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि बहुत तेल वेल खरीदते हैं ये सब, तो UAE के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा नेदरलैंड बन गया है। इज दैट क्लियर? नेदरलैंड, हमारे एक्सपोर्ट नेदरलैंड में लगभग 48% का जंप देखने को मिला। हमारे एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में नेदरलैंड को थे लगभग $18.52 बिलियन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है लिबोर को बंद कर दो 1 जुलाई 2023 से। लिबोर की फुल फॉर्म क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो ये बेसिकली क्या है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अमेरिका के सिटी बैंक से अगर लोन चाहिए तो वो क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगा? वो लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। एक बैंक दूसरे बैंक से क्रॉस बॉर्डर अगर लोन लेता है तो उस पर ब्याज चार्ज होता था लिबोर के हिसाब से, अब नहीं होगा। अब और बहुत सारे रेट्स आ गए हैं जिनको आप चार्ज कर सकते हो, लिबोर का इस्तेमाल नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना है आपको कि लिबोर का इस्तेमाल अब बिल्कुल भी नहीं होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन चेयरमैन कौन बनी है? इनका नाम है रवनीत कौर। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत ने किसके साथ मिलकर शुरू करा है? ये हमने बांग्लादेश के साथ मिलकर शुरू करा है। 50 स्टार्टअप्स की हम बांग्लादेश के हेल्प करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे हम,
50 स्टार्टअप जो होंगे बांग्लादेश के और 50 स्टार्टअप इंडिया के। अभी कौन सी कंपनी ने एक्टिविजन ब्लिजर्ड को खरीद लिया है $69 बिलियन में? ये गेमिंग कंपनी है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है, और माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपनी और है नुआंस कम्युनिकेशंस, उसे भी खरीद लिया है। इज दैट अंडरस्टूड? उसे भी खरीद लिया है। तो एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक है। आपने अमेरिकन कंपनी है ये, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम सुना होगा, तो वो इसी कंपनी ने बनाया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है यूएन डेसा ने, यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है आईएमएफ की, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आती है वर्ल्ड बैंक की, लेकिन ये मिलता जुलता नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने ये रिपोर्ट दी है। इसमें कोई डीप वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा 5.8% 2023 में और 6.7% 2024 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब 2000 रुपये का नोट जो है उसको विड्रॉ कर रहा है सर्कुलेशन से। लीगल टेंडर रहेगा, ऐसा नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है, लेकिन उसको धीरे धीरे सर्कुलेशन से कम कर रहा है। तो ये कौन से एक्ट के तहत आया था? ये अच्छा सवाल है। ये एक्ट से ज़्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 2016 में आया था। 2000 रुपये का नोट जब 500,000 के नोट डिमोनेटाइज करे गए थे। इज दैट क्लियर? और सर्कुलेशन में 10-11% के आसपास ही था ये। अब धीरे, प्रिंटिंग तो बहुत पहले ही बंद हो गई थी इसकी, 2019 में बंद हो गई थी, तो अब जो है धीरे धीरे सर्कुलेशन से इसे निकाला जाएगा। और आरबीआई ने कितना पैसा कमा के दिया भारत सरकार को फाइनेंशियल ईयर 23 में? ये फिगर सुपर इंपॉर्टेंट है, 87,416 करोड़, यानी 87,416 करोड़। ये वो पैसा है जो आरबीआई ने भारत सरकार को कमा के दिया है। पिछले साल कमा के दिया था 30,307 करोड़, तो इस बार ऑलमोस्ट 3 गुना कमा के दिया है भारत सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अभी अभी सरकार का नोटिफिकेशन आया। पहले आया था कि अगर आप विदेश में जाके कितने, मतलब 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। लेकिन फिर ये आया कि नहीं देना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपए तक का अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको कोई 20% एक्स्ट्रा टैक्स देने की उस पर ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लो आप विदेश घूमने गए, आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 7 लाख की शॉपिंग कर ली, 7 लाख तक की, तो वो आपका एक तरह से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है उसी में काउंट हो जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 2004 में आया था आरबीआई का। इसमें $2.5 लाख तक आप विदेश में भेज सकते हो। तो अब 7 लाख तो फिर बहुत छोटा अमाउंट है। जब आप $2.5 लाख भेज सकते हो तो 7 लाख क्या है, फिर वो उसी में काउंट हो जाएगा। WPI जो है हमारा थोड़ा सा गिरा था अप्रैल 2023 में। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन WPI देता है। ये देता है हमारा ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। और सीपीआई कौन देता है? सीपीआई को देता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अधीन काम करता है। WPI प्रोडक्ट के लिए होता है सिर्फ, सीपीआई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है। WPI जो होता है इसमें बेस ईयर होता है 2011-12, सीपीआई में बेस ईयर होता है 2012। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं WPI और सीपीआई में। सीपीआई में रिटेल में होता है, WPI होलसेल पे होता है। सीपीआई जो होता है उसमें फूड आइटम को वेटेज ज़्यादा मिलता है, WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को वेटेज ज़्यादा मिलता है। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया था? ये बनाया था नेस्कॉम ने, नेस्कॉम। तो ये बने हैं अभी अभी जेनपेक्ट कंपनी के फाउंडर मिस्टर प्रमोद भसीन। टीसीएस को ऑर्डर मिला है कौन सी कंपनी से? 15,000 करोड़ का 4G नेटवर्क पूरे इंडिया में एस्टेब्लिश करना है इस कंपनी का। ये है BSNL। तो BSNL ने हायर करा है TCS को, 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट TCS को मिला है। इज दैट क्लियर? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर गाड़ियों का कौन सा बन गया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023? हर बार वैसे जापान ही रहता है, लेकिन इस बार चाइना आगे निकल गया। तो SAIC चाइना की कंपनी है, उसने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करी हैं। ऐसे ही टेस्ला चाइना, और एक कंपनी है ये चेरी, ये भी चाइना की कंपनी है, चेंगन वगैरह। तो गाड़ियों में अब चाइना एक्सपोर्ट जापान से भी ज़्यादा कर रहा है। जुगलबंदी AI चैटबॉट किसने बनाया है? ये पहली बार हरियाणा में एक जिला है भिवानी, वहाँ पे दिया गया था लोगों को, सबको पसंद आया, फिर अब ये पूरे इंडिया में कर दिया गया है। एज्योर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। एज्योर प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। और AI फॉर भारत इनिशिएटिव IIT मद्रास, उसके तहत ये बना है, माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके बनाया है IIT मद्रास के साथ मिलके। इसका जो नाम है वो है AI फॉर भारत, AI फॉर भारत। और जो भी आप मैसेज भेजोगे
जुगलबंदी पे वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट कौन करेगा? भाषिनी। आप मान तमिल में लिख के भेजा आपने मैसेज किसी को, तो वो इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि भाषिनी उसे ट्रांसलेट कर देगा। भाषिनी हमारी भारत सरकार का है, ठीक है ना, भाषिनी। तो भाषिनी भी ऐसे ही बना था, AI फॉर भारत के तहत ही बनाया था भाषिनी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। और TCS ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च करा जिसका नाम है TCS जनरेटिव AI, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में एक कंपनी भारत की है, कौन सी है वो टॉप 50 में? वो है टाटा ग्रुप, ये 20वें नंबर पे है। और दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी है, ये रिपोर्ट दी BCG ने, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी है, दूसरे नंबर पे है टेस्ला। अभी अभी भारत की कौन सी जगह है जो दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स में बन के उभरा है? तो टोक्यो, शंघाई और मुंबई। तो आंसर है मुंबई। डेटा सेंटर जहाँ पे सर्वर वगैरह रखे जाते हैं बड़े बड़े, तो मुंबई में डेटा सेंटर वगैरह काफ़ी बन रहे हैं, हैदराबाद में भी बन रहे हैं। तो मुंबई में 2337 मेगावाट तक के तो डेटा सेंटर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। थ्राइविंग, मेकिंग सिटीज क्लीन, ग्रीन एंड रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है? ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा है। 10,000 से ज़्यादा शहरों का उन्होंने एनालिसिस करा है कि क्लाइमेट चेंज वगैरह पे उनकी क्या पोजीशन है, तो वर्ल्ड बैंक ने करा है। CII का प्रेसिडेंट कौन बना है? ये बने हैं R दिनेश। इनसे पहले थे संजीव बजाज। और CII जो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट, 1895 में बना था। भारत को लोन दिया है $141.12 मिलियन आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। किसने दिया है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। तो आंसर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिक्का लॉन्च करा, नई संसद की बिल्डिंग जब इनोग्रेट करी। कितने रुपए का सिक्का था? ये 75 रुपीज़ का सिक्का था, ठीक है, 75। 28 मई को की थी न्यू पार्लियामेंट इनोग्रेट। ऑब्वियसली सर्कुलर है सिक्का। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 44 मिलीमीटर। और ये 4 धातुओं का मिलकर बना है। इसमें 50% है सिल्वर, 40% है कॉपर, 5% है निकल और 5% है जिंक। इस पे संसद शंकुल और इंग्लिश में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा है। IMI का प्रेसिडेंट कौन बना है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बने हैं ड्रीम 11 कंपनी के मालिक हर्ष जैन। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई इस बार? ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस ये लंदन में हुई थी और इसको करवाया था सॉवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने। CBDC को लॉन्च करने वाला, यूज करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो ये है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और पहली मेट्रो है कोची मेट्रो जिसने CBDC को यूज किया। WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बना है? ये फिर से बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने कंट्री मेंबर हैं? IPEF बना था 2022 में, तो 14 कंट्रीज के मेंबर हैं, जिनमें मेन है अमेरिका और इंडिया। बाकी टोटल 14 कंट्रीज के मेंबर हैं। और इसके 4 पिलर हैं, तो 4 पिलर के नाम आपको पता होने चाहिए IPEF के, या ठीक है। 4 पिलर हैं जिसपे IPEF काम करता है। एक है ट्रेड, एक है सप्लाई चेन रेजिलियंस, पिलर नंबर 2। पिलर नंबर 3 है क्लीन इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह वो सब। और पिलर 4 है फेयर ट्रेड, यानी फेयर इकोनॉमी, टैक्स वगैरह, टैक्स इवेजन वो सब। तो ट्रेड वाले पे नेगोशिएशन चल रहे हैं। इंडिया बाकी 3 को ज्वाइन कर चुका है। और अभी IPEF कंट्रीज ने मिलकर एक सप्लाई चेन काउंसिल बनाया है। ये बताना है आपको कि भारत के लिए एक नई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी बनाई है क्लाइमेट चेंज को लेकर। किसने बनाई है? ये बनाई है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है जनवरी से मार्च क्वार्टर का। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को देता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो हमारी शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही? भारत के शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही वो थी 6.8%। 6.8%, जो लगातार, जो आप देख सकते हैं, इंप्रूव हो रही है, 6.8%। और अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी रही? ये रही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 38.1%। यूको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बना है? यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं अश्वनी कुमार। तो आंसर है ऑप्शन डी। भारत जो है उसने $1 अरब का लोन दिया है किस कंट्री को? श्रीलंका को दिया है। पहले दे दिया था, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है श्रीलंका ने, क्योंकि उसको यूज़ नहीं किया ज़्यादा। तो भारत ने कहा अब 1 साल और ले लो, उसको यूज़ करो।
प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करना 100% लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये है तेलंगाना। 100% कवरेज, यानी हर नागरिक का जनधन खुलवा दिया गया है जो एलिजिबल था। 1 करोड़ से 11 लाख से ज़्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोल दिए गए हैं। तो ये तेलंगाना ने करके दिखाया है। जनधन दर्शक ऐप भी आती है जनधन योजना में। 2014 में योजना लॉन्च हुई थी, तो 9 साल होने वाले हैं। और इसमें 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलता है, 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, याद रखिए। भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ कितना था? जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना करा फाइनेंशियल ईयर 2023 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। भारत सरकार का डेटा है एनएसओ का। 7.2% हमारा जीडीपी ग्रो करा था फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना ग्रो किया था? 9.1%। ये था रियल जीडीपी ग्रोथ। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर मैं पूछूं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था हमारा, तो वो था 16.1%। 16.1%। और जीवीए ग्रोथ कितना था हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 में? तो वो था 7%। 7%। अगर मैं पूछूं एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना था हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 में? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था 5.5%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट कितना था? 4.5%। और सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना था? तो 9.5%। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, कौन सी कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी लेगी? तो ये है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। आरबीआई ने 2 बैंकों को मर्ज कर दिया है। एक मुंबई का बैंक है मराठा सहकारी बैंक, और एक पुणे का बैंक है जिसका नाम है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो दोनों को मिला के एक कर दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने पार्ट टाइम चेयरमैन फिर से अपॉइंट कर लिए हैं, विजय शेखर शर्मा। कर्नाटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? कर्नाटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं श्री कृष्ण हरि हर शर्मा। इस बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है। फेस ऑथेंटिकेशन आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे एनपीसीआई के साथ मिलकर किसने लॉन्च करा है? फेस ऑथेंटिकेशन को लॉन्च करा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, जो पहला पेमेंट बैंक था भारत में। पाइन लैब्स ने कौन सी बैंक के साथ मिलकर डिजिटल रुपी सीबीडीसी को एनेबल करा है? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। जहां पे भी पाइन लैब्स है जो पैसा लेता है, वहाँ सीबीडीसी से भी आप पेमेंट कर पाओगे अब। तो इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ करी है? इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ करी है। तो आंसर है ऑप्शन डी। अल्केमी इंडिया लॉन्ग टर्म फंड, ये मॉरिशस में था, अब इसको गिफ्ट सिटी गुजरात में शिफ्ट कर दिया है किसने? तो ये शिफ्ट कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। एग्रीटेक कंपनी है रूकार्ट, इन्होंने सब्जी कूलर अपना कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाया है, किस बैंक के साथ मिलके, के साथ पार्टनरशिप करी है? ये इन्होंने पार्टनरशिप करी है अभी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगर आप ये सब्जी कूलर खरीदना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इजी लोन देगा। भारत का पहला एलईडी डेबिट कार्ड किसने लॉन्च करा है? एलईडी डेबिट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है सवाल। ये कोटक महिंद्रा ने करा है, जो अमीर लोग हैं जिनको बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके लिए। इरडई ने कमेटी बनाई है 5 मेंबर की मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो इसकी चेयरमैन कौन होंगी? इसकी चेयरमैन होंगी प्रतिमा मूर्ति। ये निम्हांस की डायरेक्टर है, निम्हांस बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। वो भी काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। ई चिट एप्लीकेशन किसने शुरू करा है? चिट फंड स्कैम वगैरह बहुत होते हैं, तो उसको डिजिटल बना दिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, जिससे कोई चिट फंड कंपनी वगैरह के स्कैम ना हो। उसके बाद इरेडा, इरेडा का आईपीओ आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। आईपीओ कौन लेकर आएगा वो कोई जरूरत नहीं है। इरेडा सरकार 25% हिस्सा जो है बेचना चाह रही है इरेडा में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये मिनी रतन कैटेगरी ये कंपनी है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आईपीओ प्राइमरी मार्केट में होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारत का पहला म्यूचुअल फंड जो डिफेंस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसका क्या नाम है? तो वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। जोमेटो यूपीआई, जोमेटो ने किसके साथ मिलकर लॉन्च करा है अभी अभी? तो जोमेटो यूपीआई इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर शुरू करा है। तो आंसर है ऑप्शन सी। द वेल्थ रिपोर्ट आई है, भारत में कितने अरबपति हैं? बिलियनियर, बिलियनियर मतलब जिसके पास $1 बिलियन हो, यानी 8,000 करोड़ रुपए, उसको बिलियनियर बोलते हैं। वरना तो 1 अरब को 100 करोड़ बोलते हैं, लेकिन हम डॉलर में बात कर रहे हैं। तो भारत में कितने हैं आपसे ये पूछा है, तो 161 इंडिविजुअल्स हैं भारत में। और ऐसा माना जा रहा है इनकी संख्या बढ़ के 195 हो जाएगी 2027 तक। परसेंटेज टर्म में बात करें तो कौन सा सरकारी बैंक है जिसने मुनाफा सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई? मुनाफा तो ऑब्वियसली एसबीआई ने कमाया, लेकिन ग्रोथ तो वही बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 126% की ग्रोथ थी प्रॉफिट में, 126%। दूसरे नंबर पे कौन सा बैंक था? यूको बैंक, उसमें 100% की ग्रोथ थी। और तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, 94% की ग्रोथ उसमें प्रॉफिट में थी। और एब्सोल्यूट टर्म में तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ का प्रॉफिट दिया है एक साल में। 50,232 करोड़ का प्रॉफिट एसबीआई ने दिया है एक साल में, 59% इंक्रीज है ना।
और भी बैंक है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 14,110 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। कैनरा बैंक ने 10,604 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो प्रॉफिट देने वाले बैंक काफ़ी। आईआईटी कानपुर का जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर है, उसने एमओयू साइन करा है कौन से बैंक के साथ, जिससे जो भी स्टार्टअप्स निकलेंगे आईआईटी कानपुर से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। तो ये इन्होंने येस बैंक के साथ करा है, तो आंसर है येस बैंक। प्लॉट टेक सैस कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन्होंने पार्टनरशिप करी है कौन से बैंक के साथ, ओएनडीसी पे आप नोड पे इन्होंने पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च करा है। तो नोड पे को लॉन्च करने वाला है प्लॉटेक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर। मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ने फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम चलाया है सिर्फ 1 साल के अंदर बैंकिंग सिखाने के लिए बच्चों को बीएफएसआई सेक्टर में, किसके साथ मिलकर। तो मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ने जो प्रोग्राम चलाया है एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर चलाया है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है, जो यूबीएस ग्रुप है ना, वो क्रेडिट स्विस को एक्वायर कर रहा है। यूबीएस और क्रेडिट स्विस दोनों ही स्विट्जरलैंड के हैं। टाइड एक ब्रिटेन की फिनटेक कंपनी है, ये ट्रांसकोर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत का पहला रिसाइकल्ड पीवीसी रुपे कार्ड लॉन्च करा इन्होंने। ये जो कार्ड आप रुपे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं ना, ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना है, रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है ये। तो ये किसने करा है, टाइड ब्रिटिश फिनटेक कंपनी ने ट्रांसकोर इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर। सेबी ने कमेटी बनाई है 21 मेंबर कमेटी, इंटरमीडियरी एडवाइजरी कमेटी। इसके चेयरमैन कौन होंगे, इसके चेयरमैन होंगे एस रविंद्रन। ध्यान रखिए। कौन सा बैंक है जिसने बैड लोन्स को सबसे अच्छा मैनेज करा, बेस्ट बैंक डिक्लेयर किया गया। इसके एनपीए सिर्फ 0.25% थे, नेट एनपीए फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो ये है अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एनपीए मैनेजमेंट में भी सबसे अच्छा रहा। ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा कौन रहा, एचडीएफसी बैंक। क्या एचडीएफसी बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। एनपीए के मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेकंड स्पॉट मिला वो एचडीएफसी बैंक को मिला। एचडीएफसी बैंक के एनपीए कितने रहे, 0.27% सिर्फ। तो सबसे बेस्ट तो रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.25%, फिर एचडीएफसी 0.27% एनपीए रहे इनके। तो एनपीए जितने कम होते हैं उतना अच्छा रहता है। और तीसरा सबसे बेस्ट रहा कोटक महिंद्रा 0.37%। लेकिन ये दोनों प्राइवेट है, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी है। सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास सबसे अच्छा कौन रहा अगर ये पूछ लें तो एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिर्फ 0.67% रहे। और बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में तीसरे नंबर पर रहा, इसके नेट एनपीए सिर्फ 0.89% रहे। इज दैट क्लियर। और 12 सरकारी बैंकों ने मिलकर प्रॉफिट कितना दिया है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1,04,649 करोड़। इज दैट अंडरस्टूड। अगर आपसे पूछें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे अच्छा कौन से बैंक का रहा, तो अगेन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सरकारी बैंकों में 18.14% इनका था, राइट। तो उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र नंबर 1 था। अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करूं, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही नंबर 1 था। इसमें इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो था 98.28%। 98.28%। इज दैट अंडरस्टूड। और डिपॉजिट्स में नंबर 1 कौन रहा, डिपॉजिट ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को किसमें मिली, डिपॉजिट ग्रोथ सरकारी में तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओवरऑल नंबर 1 कौन रहा, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में 20.8% की ग्रोथ देखने को मिली डिपॉजिट्स में। तो सरकारी में तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा, लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ देखने को मिली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट ग्रोथ थी 15.7%, एचडीएफसी में थी 20.8%। इवन फेडरल बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ थी 17%। दूसरे नंबर पे फेडरल बैंक रहा। टर्बो यूपीआई किसने लॉन्च करा है, टर्बो यूपीआई रेजर पे ने लॉन्च करा है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। लाइफ को बनाओ रिच, ये टैगलाइन के साथ नया लोगो और नया कैंपेन किसने लॉन्च करा, ये लॉन्च करा यस बैंक ने। इनका जो नया लोगो है वो ब्लू और रेड कलर में है। इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्होंने क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक किसे बनाया है, इन्होंने किसे बनाया है, तो ये बनाया है इन्होंने इंडियन बैंक को। इंडियन बैंक अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इनमें क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑपरेशंस में काम कर सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे सबसे ज़्यादा सामान किसने खरीदा 2023 फाइनेंशियल ईयर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैनरा बैंक ने लगभग 592 करोड़ का सामान खरीदा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे। कैनरा बैंक लार्जेस्ट बायर रहा। दूसरे नंबर पे था पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 164 करोड़। तीसरे नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक
159 करोड़ और बिलीव इट और नॉट SBI चौथे नंबर पे रहा 158 करोड़ के साथ। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, 2016 में आया था ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का करंट मई का वीडियो। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी आने वाले जून के महीने के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।